आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक स्त्री का 6वां अध्याय है, जिसका विषय ही यही है कि गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। बहुत ही दिलचस्प स्रोत है ये। हाँ, हमारा उद्देश्य केवल इस पुस्तक में दिए गए तर्कों और विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि हम सब मिलकर इन धारणाओं का गहराई से विश्लेषण कर सकें। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है और इस विश्लेषण की शुरुआत उस बुनियादी भ्रम को तोड़ने से होनी चाहिए जिसे अक्सर सत्य मान लिया जाता है। कौन सा भ्रम? ये कि बहुत सी महिलाओं का ये तर्क होता है कि वो घर पर रहकर एक गृहिणी के रूप में अधिक सच्चाई और बिना किसी बाहरी दबाव के अपना जीवन जी रही हैं। अच्छा, मतलब उन्हें लगता है कि वो ज्यादा आजाद हैं। हाँ, वो बाहर काम करने वाली महिलाओं को देखती हैं जो अक्सर थकी हुई होती हैं, दफ्तर की राजनीति से परेशान होती हैं, बॉस के दबाव में होती हैं, और फिर वो निष्कर्ष निकालती हैं कि आजाद तो वो खुद हैं क्योंकि उन्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। रुकिए, ये तर्क तो सुनने में बहुत स्वाभाविक लगता है। मेरा मतलब है, अगर कोई महिला घर संभाल रही है, बच्चों को पाल रही है, पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रख रही है, तो क्या उस काम का कोई भावनात्मक मूल्य नहीं है? देखिए, भावनाओं की अपनी जगह है और समाज घर के काम को भावनात्मक सम्मान भी देता है। लेकिन जब हम स्वतंत्रता और स्वावलंबन की बात करते हैं तो एक बहुत ही कठोर भौतिक सच्चाई बीच में आ खड़ी होती है, और वो सच्चाई है हमारा शरीर। शरीर मतलब फिजिकल बॉडी? हाँ, शरीर कोई आध्यात्मिक या वैचारिक चीज तो है नहीं, ये पूरी तरह से भौतिक है, और इसे चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो भी भौतिक होते हैं। यानी रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। अलौकिक रोटी या मेटाफिजिकल रोटी जैसी कोई चीज नहीं होती जिसे खाकर आप जिंदा रह सकें। रोटी भौतिक होती है और वो पैसे से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रोटी कमाने वाला पैसा आपका नहीं है तो आपकी आजादी भी आपकी नहीं है। सटीक रूप से यही तर्क है। यदि अपने ही शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी पैसा आपका अपना नहीं है, तो फिर सत्य या आजादी की बात करना सिर्फ एक भ्रम है। ये थोड़ा चुभने वाला सच है। हाँ, लेकिन इसे एक बहुत ही तार्किक और गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक महिला जिस घर में रह रही है, जो जीवन शैली जी रही है, उसका महीने का कुल खर्च लगभग 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए। अब अगर हम ईमानदारी से उस काम का बाजार मूल्य निकालें जो वो घर पर करती है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना या घर की व्यवस्था देखना, और यही काम अगर किसी बाहरी व्यक्ति से करवाया जाए तो उसकी कीमत कितनी होगी? शायद 10 या 15 हजार रुपए। बिल्कुल, शायद 10, 15 या 20 हजार रुपए। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा आर्थिक अंतर आ गया। मतलब 1.5 लाख की जीवन शैली और 15 हजार का काम। और ये जो 1,35,000 रुपए का अंतर है, इसका भुगतान कोई और कर रहा है। वो महिला अपने श्रम से जो योगदान दे रही है, वो उसकी जीवन शैली के खर्च के बराबर नहीं है। बाकी का पैसा किसी दूसरे खाते से आ रहा है। राइट। और जब आप किसी दूसरे के पैसे पर निर्भर होते हैं तो फैसले लेने की आजादी कभी आपकी नहीं हो सकती। अरे वाह, ये तो अर्थशास्त्र के व्हाइट मनी और ब्लैक मनी जैसा हो गया। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के तौर पे देखूं। कैसे? देखिए, जो लेन देन पूरी तरह से साफ है, जहां आपने जितना काम किया उतना पैसा आपको मिला, वो नंबर 1 का काम है, व्हाइट मनी है। आप सीना तानकर कह सकते हैं कि ये मेरी कमाई है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आप दूसरों के एहसानों के रूप में ले रहे हैं या बिना आर्थिक बराबरी के ले रहे हैं, वो काले धन की तरह है। मतलब आप उसे समाज के सामने गर्व से स्वीकार नहीं कर सकते। बेहतर तो यह है कि जीवन का हर लेन देन वाइट हो। ये तुलना स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देती है। इस दुनिया में अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम काम करता है। देयर आर नो फ्री लंचेस। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, सही बात है। यहाँ तक कि स्रोत के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता भी शुरुआत में पूरी तरह से उपयोगिता पर टिका होता है। जब शादियां तय होती हैं तो अक्सर क्या देखा जाता है? वही लड़के की कमाई और लड़की का रूप। बिल्कुल, ये एक सौदा है। कोई किसी को सिर्फ निस्वार्थ प्रेम के नाम पर जीवन भर मुफ्त में घर बिठाकर नहीं खिलाता। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन अगर हम इसे सच मान लें कि दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता, तो फिर सवाल उन सामाजिक प्रथाओं पर उठता है
जहां महिलाओं को सिर्फ लेने की आदत डाल दी गई है। मतलब भारत में तो जैसे ये मान ही लिया गया है कि लड़की का मतलब ही है लेने वाली। कुछ लड़कियां खुद ये सोचती हैं कि अगर वो शादी में ज्यादा दहेज लेकर जाएंगी तो ससुराल में उनकी इज्जत बढ़ेगी। ये मानसिकता उस विशेषाधिकार के जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। पुस्तक में एक असल घटना का जिक्र आता है जहां आचार्य जी के पास एक लड़का शिकायत लेकर पहुंचा था। क्या शिकायत थी? उसकी शिकायत थी कि उसकी अपनी सगी बहन अपनी ही शादी में घर में क्लेश कर रही है। अरे बाप रे। हाँ, वो अपने ही माता पिता पर दबाव डाल रही थी कि उसे और ज्यादा दहेज दिया जाए ताकि ससुराल में उसका रुतबा कायम रहे। पर उसे ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि दहेज में मिले सामान से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, और अगर हम पैसों के हिसाब से भी देखें तो ये उसका ही नुकसान है। वो इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि उसे मुफ्त में चीजें पाने की आदत हो गई है, लेकिन असल में उसे कुछ मुफ्त नहीं मिल रहा है। मतलब वो कुछ खो रही है। बिल्कुल। अधिक दहेज लेने के लालच में वो लड़की कानूनी रूप से अपने ही पिता की संपत्ति का वो हिस्सा गंवा देती है जो उसे अधिकार से मिलना चाहिए था। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब भविष्य में वो अपना हक मांगेगी तो उसके भाई स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि तुम तो अपना हिस्सा दहेज की शक्ल में पहले ही ले जा चुकी हो। उसने अपना हक खो दिया, और वो भी एक ऐसे भ्रम के लिए जो कभी उसका था ही नहीं। एक मिनट, दहेज की बात तो समझ आती है, लेकिन जब रिश्ते टूटते हैं तब जो एलिमनी यानी तलाक के बाद मिलने वाली निर्वाह निधि होती है, उस पर भी तो कई सवाल उठाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल उठाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट बनूं, मान लीजिए एक महिला ने शादी के बाद अपना शानदार करियर छोड़ दिया, 20 साल तक उसने घर संभाला, बच्चों को बड़ा किया। अब अगर 20 साल बाद तलाक होता है तो वो महिला कहाँ जाएगी? ऐसे में एलिमनी लेना गलत कैसे है? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर पूछा जाता है। कानूनी और सामाजिक दृष्टि से इसे हक माना जा सकता है। लेकिन जब हम चेतना और आंतरिक स्वतंत्रता के स्तर पर बात करते हैं तो परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। वो कैसे? जब आपने किसी इंसान से रिश्ता ही खत्म कर लिया, मतलब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर उसी इंसान के कमाए हुए पैसों पर, उसके फेंके हुए टुकड़ों पर अपना जीवन काटना स्रोत के अनुसार ये चेतना का पतन है। इसमें खुददारी कहाँ है? मतलब ये आत्मसम्मान के खिलाफ है। बिल्कुल, ये उस महिला को एक पराश्रय जीव बना देता है। बात सिर्फ गुजारे की नहीं है, बात यह है कि क्या आप अपने आत्मसम्मान को कुछ पैसों के लिए गिरवी रख सकती हैं? यानी ये जो मुफ्त की चीजें लेने की आदत है वो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को अंदर से खोखला कर देती है। एकदम सही। दोस्त सिर्फ एक मुफ्त के मसाला डोसे के लिए किसी भी लड़के के साथ डेट पर जाने और समझौता करने को तैयार हो जाती हैं। सुनने में तो ये कॉलेज का मजाक लगता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर सच में डरावना है। बिल्कुल डरावना है। मतलब जो लड़की महज एक डोसे के लिए अपनी कंपनी, अपना समय किसी ऐसे इंसान को दे सकती है जिसे वो पसंद भी नहीं करती, तो सोचिए कि वो जीवन भर के आर्थिक खर्चे के बदले अपनी कितनी आजादी का सौदा कर लेगी। सही कहा आपने। इसीलिए हमारी संस्कृति में अन्नपूर्णा का एक बहुत गहरा अर्थ है। अन्नपूर्णा? हाँ, असली अन्नपूर्णा वो नहीं है जो सिर्फ बाजार से लाए गए राशन को पका दे। असली अन्नपूर्णा वो है जो पहले खुद बाहर जाए, अपने श्रम से अन्न अर्जित करे, उसे कमाए, फिर उसे पकाए और तब पूरे घर को खिलाए। क्या बात है! आपके अंदर खुद का पैसा देने की क्षमता होनी चाहिए। ना आपको पिता के आगे हाथ फैलाना पड़े, ना पति के आगे, और न ही किसी प्रेमी के आगे। लेकिन देखिए, अगर स्वावलंबन और बाहर निकलना इतना ही जरूरी है तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? हम अक्सर देखते हैं कि जो महिलाएं बाहर काम करती हैं, जो दफ्तर जाती हैं, वो बहुत थकी हुई, परेशान और तनाव में दिखती हैं। उन पर दफ्तर का काम, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, मतलब सबका दोहरा तेहरा दबाव होता है। ये तो है। उनका चेहरा अक्सर, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, उजड़ा चमन सा लगता है। दूसरी ओर घर पर रहने वाली महिलाएं अक्सर ज्यादा शांत और सुरक्षित दिखती हैं। तो फिर बाहर की चक्की में पिसने की ये सलाह क्यों दी जा रही है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम कह रहे हैं एक जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित खड़ा है, लेकिन फिर भी उसे समुद्र के भयानक तूफानों में भेज दो। इस एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जहाज बंदरगाह पर खड़ा रहकर हमेशा सुरक्षित रह सकता है, कभी डूबेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन
जहाज़ों का निर्माण सिर्फ बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं होता, उनका वजूद ही लहरों से टकराने के लिए है। अगर महिला हमेशा घर की चारदीवारी की सुरक्षा में ही रहेगी तो उसके अंदर एक प्रकार की डमनेस, एक मानसिक सुन्नता आ जाती है। डमनेस मतलब सुरक्षा के बदले भोलापन। ये कैसे काम करता है? देखिए, बाहर निकलने से आपको सड़क की धूल खाने को मिलती है, आपको बाजार में आटे दाल का भाव पता चलता है। हाँ, दुनियादारी समझ आती है। बिल्कुल। आप ये देख पाते हैं कि दुनिया असल में कितनी कुटिल और कपटी है, लोग कैसे अपने स्वार्थ के लिए जाल बुनते हैं। जब तक महिला बाहर की राजनीति, जोड़ तोड़ और संघर्ष को नहीं समझेगी, तब तक उसकी चेतना का विकास कैसे होगा? सही बात है। और यहीं पर पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की का वो पहलू सामने आता है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। कौन सा पहलू? हम हमेशा मानते हैं कि पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों ने बनाई है और वही महिलाओं पर इसे थोपते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो इस व्यवस्था को बनाए रखने में महिलाओं का भी अपना एक स्वार्थ छिपा है। एक मिनट, महिलाओं का स्वार्थ पितृसत्ता में, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। इसे ऐसे समझिए, पितृसत्ता एक तरह का अघोषित समझौता है। इसमें महिलाएं शारीरिक सुरक्षा और आराम के बदले घर की देवी बनना स्वीकार कर लेती हैं। अच्छा। वो मान लेती हैं कि बाहर की धूप, धूल, संघर्ष और खतरे पुरुषों को झेलने दो। गटर साफ करने से लेकर युद्ध के मैदान में गोलियां खाने तक का सारा जोखिम भरा काम पुरुष के जिम्मे आ गया। ये तो सोचने वाली बात है। घर के अंदर महिला सुरक्षित है, उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस सुरक्षा की एक भारी कीमत है। वो घर के अंदर 80 साल की उम्र में भी मानसिक रूप से एक बेबी बनकर रह जाती है। मतलब जब आप अपने सारे खतरे और सारे संघर्ष किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं, तो असल में आप अपनी ताकत और अपनी आजादियों से सौंप रहे होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। सत्ता हमेशा उसी के पास रहती है जो संकट झेलता है। चूंकि पुरुष खतरे उठाता है, तो परिवार और समाज के सारे अधिकार भी उसी के हाथ में आ जाते हैं। यही पितृसत्ता की मनोवैज्ञानिक जड़ है। अब समझ आया। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ भौतिक सुरक्षा के लिए अपनी चेतना और अपने व्यक्तिगत विकास को हमेशा के लिए रोक देना एक सही सौदा है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर ये पिंजरा है और ये इतना ही नुकसानदेह है, तो पीढ़ियों से महिलाएं इसे चुपचाप स्वीकार क्यों कर रही हैं? मतलब ये डर उनके अंदर आया कहाँ से? ये बहुत ही गहरा सवाल है। स्रोत में एक उदाहरण पर गौर किया गया है। एक महिला जो गर्ल्स हॉस्टल चलाती है, वो बहुत सारे पैसे कमाती है, आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी जब वो अपने घर या ससुराल जाती है तो बिल्कुल दबकर रहती है। उसकी आवाज ही नहीं निकलती। पैसा आ गया, स्वावलंबन आ गया, फिर भी आजादी क्यों नहीं आई? क्योंकि जो डर है वो केवल उस महिला का अपना नहीं है, वो अतीत से उसके भीतर एक तरह से सर्जिकली इम्प्लांट कर दिया गया है। सर्जिकली इम्प्लांट मतलब संस्कारों के जरिए? हाँ, जब वो चुप रहती है तो सिर्फ वो चुप नहीं होती, उसकी माता, दादी, परदादी, मतलब सदियों की वो सामूहिक खामोशी आज की उस महिला के भीतर बोल रही होती है। हमारे संस्कार इतनी गहराई में बैठे हैं कि केवल बैंक अकाउंट में पैसे आ जाने से वो गायब नहीं हो जाते। इसके लिए कढ़ाई का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया जाता है स्रोत में। जैसे कढ़ाई पर बरसों से कुछ जल जलकर चिपक गया हो, एक मोटी पपड़ी बन गई हो। बिल्कुल, उसे सिर्फ खुरच कर या पानी से धोकर नहीं निकाला जा सकता। उस पुरानी चिपकी हुई पपड़ी को तोड़ने के लिए आपको कढ़ाई में पानी और साबुन डालकर उसे तेज आंच पर उबालना पड़ता है। नए विचारों का, सही ज्ञान का वो खौलता हुआ पानी ही उन पुराने संस्कारों की परत को तोड़ सकता है। जब तक आप अपने दिमाग में वो नए और सशक्त विचार नहीं डालेंगे, पुरानी कंडीशनिंग कभी नहीं जाएगी। तो क्या ये डर और ये खामोशी हमारी महान भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जिसे हम आज इतना बचाना चाहते हैं? यह इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। आचार्य प्रशांत जी के अनुसार आज जिसे हम अपनी महान संस्कृति मान बैठे हैं, वो असल में हमारी मूल संस्कृति है ही नहीं। अच्छा, तो मूल संस्कृति क्या थी? ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ईसा पूर्व यानी वैदिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अलग थी। उनके पास विचार, आचरण, शिक्षा और जीवन के हर फैसले की पूरी आजादी थी। वो शास्त्रार्थ करती थी। तो फिर ये दमन, ये पर्दा प्रथा, ये घर की चारदीवारी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये दमनकारी सोच मुख्य रूप से दो दिशाओं से आई। पहला, वेदों के हजारों साल बाद लिखे गए स्मृति साहित्य और पुराणों से,
जिनमें समाज को चलाने के लिए कड़े नियम बनाए गए। और दूसरा बाहर से आए आक्रांताओं से। जब अरब और तुर्की की दिशा से हमले हुए तो उन संस्कृतियों में महिलाओं को एक संपत्ति माना जाता था जिसे छिपाकर रखना जरूरी था। वहां से पर्दा प्रथा आई। ओहो। तो उसके बाद अंग्रेजों की विक्टोरियन सोच ने भी अपना असर डाला, जहां महिलाओं को केवल कोमल और नाजुक माना जाता था। इन आक्रांताओं ने अपनी संकीर्ण संस्कृति थोप दी और सदियों की गुलामी में हमने उसी थोपी हुई संस्कृति को अपना मान लिया। इसका मतलब जो मूल भारतीय दर्शन है, जो श्रुति है, जो वेदांत है, वो वास्तव में महिलाओं का सबसे बड़ा मित्र है। वो कैसे? क्योंकि स्मृति साहित्य तो केवल समाज चलाने के नियम हैं जो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन वेदांत एक शाश्वत सत्य बोलता है। वेदांत कहता है कि आप ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हैं, आप एक चेतना हैं। चेतना है। आपका लिंग, आपकी आयु, आपकी जाति, ये सब सिर्फ इस भौतिक देह का हिस्सा है। चेतना का कोई जेंडर नहीं होता। और यही वो सबसे शक्तिशाली विचार है जो महिलाओं को वापस एक इंसान बनाता है। मतलब जब तक कोई महिला खुद को केवल एक स्त्री शरीर मानेगी, वो समाज के बनाए जेंडर रूल्स में फंसी रहेगी। एकदम सही। तो इस पूरी ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा का आज की दुनिया में असल मतलब क्या है? मान लीजिए आज कानून बदल गए हैं, संविधान महिलाओं के पक्ष में है, शिक्षा भी है, बाहर की दुनिया में तो अब बहुत आज़ादी है। हाँ, आज़ादी तो है। फिर भी ज़मीनी हकीकत पूरी तरह क्यों नहीं बदली? एक ऐसी डॉक्टर महिला का जिक्र आता है जो बहुत पढ़ी लिखी है, लाखों कमाती है, लेकिन उसकी पूरी सैलरी सीधे पति के खाते में जाती है और वो अपनी मर्जी से 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। ये कैसा सशक्तिकरण है? ये सीधा इस बात को प्रमाणित करता है कि बाहरी स्वतंत्रता तब तक किसी काम की नहीं है जब तक आपके भीतर स्वतंत्रता न हो। बाहरी आज़ादी बनाम आंतरिक मुक्ति? बिल्कुल। आप कानून बनाकर आज़ादी दे सकते हैं, लेकिन आप कानून बनाकर किसी के मन से गुलामी नहीं निकाल सकते। मतलब अगर कोई अंदर से गुलाम है तो बाहर की आज़ादी भी विनाशकारी हो सकती है। 100%। अगर इंसान भीतर से गुलाम है, चाहे वो अपने शरीर का गुलाम हो, समाज के डर का हो या अपने लालच का हो, तो उसे बाहर से कितने भी अधिकार दे दिए जाएं, वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा। या तो वो डर कर बैठेगा या दुरुपयोग करेगा। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि आंतरिक मुक्ति के बिना बाहरी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कुछ महिलाएं पुरुषों पर फर्जी दहेज या उत्पीड़न के मुकदमे डालकर करती हैं, जो कि बहुत गलत है। यह उनके भीतर के लालच का प्रदर्शन है। या फिर आप उन सफल अभिनेत्रियों को देखिए जो दुनिया के लिए सुपरस्टार हैं, करोड़ों कमाती हैं, लेकिन उनका पूरा बैंक अकाउंट उनका परिवार नियंत्रित करता है। वो बाहर से रानी हैं, लेकिन भीतर से अभी भी गुलाम हैं। इसे समेटने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी जा सकती है। बताइए। भीतर से गुलाम और डरे हुए इंसान को बाहर के सारे अधिकार दे देना बिल्कुल बंदर के हाथ में तलवार थमाने जैसा है। न वो खुद को संभाल पाएगा, न उस तलवार को, और अंततः अपना ही नुकसान कर बैठेगा। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि महिलाओं के लिए अध्यात्म या विजडम लिटरेचर की सबसे अधिक आवश्यकता है। अध्यात्म मतलब कोई कर्मकांड नहीं। अध्यात्म का अर्थ है अपने आप को जानने की प्रक्रिया। जब तक देह भाव खत्म नहीं होगा, जब तक यह एहसास नहीं होगा कि मैं केवल एक स्त्री शरीर नहीं बल्कि एक पूर्ण चेतना हूं, तब तक बाहरी सशक्तिकरण का कोई भी कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो ये है कि स्वावलंबन सिर्फ बाहर जाकर पैसा कमा लेना नहीं है। स्वावलंबन का अर्थ है नंबर 1 की जिंदगी जीना, जहां सच्चाई हो, ईमानदारी हो और जहां आप अपने वजूद के लिए किसी दूसरे के मोहताज ना हो। बिल्कुल। ये केवल महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा नहीं है, ये हम सबकी चेतना के उठने का मुद्दा है। जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, शायद अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने जीवन में झांक कर देखें कि हम अनजाने में किन किन मुफ्त लंच की भारी कीमत अपनी आज़ादी से चुका रहे हैं। बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या हम सिर्फ थोड़ी सी सुरक्षा और आराम के लिए अपने ही विकास का सौदा तो नहीं कर रहे? ये एक ऐसा आत्ममंथन है जो आज के समय में हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि जब तक हम अपने स्वार्थ और अपनी निर्भरता को नहीं पहचानेंगे, सच्ची स्वतंत्रता हमेशा एक भ्रम बनी रहेगी। और इसी विचार के साथ हम सबको एक आखिरी सवाल पर विचार करना चाहिए। हमने शुरुआत में कहा था कि हम अक्सर दुनिया को अलग अलग
खानों में बांटकर देखना पसंद करते हैं, स्त्री का काम, पुरुष का काम। हाँ, लेकिन अगर ये सच है कि जेंडर केवल एक शारीरिक गुण है और हम मूल रूप से केवल एक चेतना है, तो जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन का कितना सारा तनाव, कितनी सारी चिंताएं सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हम एक स्वतंत्र इंसान होने के बजाय अपना जेंडर रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। जरा कल्पना कीजिए, अगर हम सब कल सुबह सोकर उठें और हमारे दिमाग से समाज की उम्मीदों का ये जेंडर फिल्टर पूरी तरह हट जाए, तो हम इंसान होने के नाते अपने जीवन के फैसले कैसे लेंगे? शांत और गहराई से विचार करने के लिए शायद यही वो आज़ादी है जिसकी तलाश में इंसान सदियों से भटक रहा है।